गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने प्रयोजनवादी शिक्षा का पाठ्यक्रम पढ़ा था। आज हम उसी के आगे शुरू करते हैं नया टॉपिक, प्रयोजनवाद तथा शिक्षण विधियाँ। तो जैसा कि हम लोगों ने बार बार ये इस टॉपिक में ये अध्ययन किया है कि प्रयोजनवाद पूर्व निश्चित आदर्शों, मूल्यों आदि का विरोध करता है। इसीलिए इनकी जो शिक्षा की प्रक्रिया है वो पूर्व निर्धारित शिक्षा के उद्देश्यों या शिक्षा के पाठ्यक्रम का भी विरोध करते हैं। इनका ये कहना है कुछ शिक्षण के सिद्धांत हैं जिनका प्रयोग शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करने में और शिक्षा का पाठ्यक्रम निर्धारण करने में सहायक होते हैं, उनको हमें प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है और सभी बच्चों के लिए समान शिक्षा के उद्देश्य नहीं हो सकते, ना शिक्षा के पाठ्यक्रम समान हो सकते हैं। तो इसी बात को इन्होंने शिक्षण विधियों के बारे में भी कहा है। इन्होंने कहा है कि चूँकि छात्रों में वैयक्तिक विभिन्नता होती है और वैयक्तिक विभिन्नता के कारण ये ज़रूरी नहीं है कि एक शिक्षण विधि का फ़ायदा सारे बच्चों को मिले। चूँकि बच्चों की योग्यता, क्षमता, रुचियों में अंतर होता है। एक प्रतिभाशाली बालक के लिए शिक्षण विधियाँ अलग टाइप की होती हैं, एक मंदबुद्धि छात्र के लिए अलग टाइप की, क्योंकि दोनों की सीखने की गति अलग होती है। एक फास्ट लर्नर होता है, एक स्लो लर्नर होता है। तो जाहिर सी बात है दोनों के लिए शिक्षण विधियों का प्रयोग भी अलग अलग होगा। तो लेकिन इन्होंने कुछ शिक्षण के सिद्धांत कुछ सिद्धांत दिए हैं जिनसे ये माना है कि अगर हम इन सिद्धांतों का प्रयोग अगर हम करेंगे शिक्षण विधियों के चुनाव में तो जाहिर सी बात है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया बहुत प्रभावशाली हो जाएगी। तो इसके अंतर्गत जो सबसे पहला जो इन्होंने सिद्धांत दिया है वो है सीखने की उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया का सिद्धांत। तो सीखने की उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया का सिद्धांत ये कहता है कि बालक जो कुछ भी सीखे प्रसन्नतापूर्वक सीखे, और इनका ये मानना है कि उसकी शिक्षा तभी उद्देश्यपूर्ण मानी जाएगी जब बालक जो ज्ञान अर्जित करता है उस ज्ञान का वो अपने जीवन में उपयोग करता है। अब इसको समझना बहुत आसान है कि बालक जो कुछ भी सीखे स्वयं सीखे। तो स्वयं सीखे, अगर आप देखोगे कि जैसे हम बालकों को देखते हैं, जैसे शैशवावस्था और बाल्यावस्था के खासतौर से बच्चों को देखते हैं, तो उसमें आप देखते हो कि बालक की स्वाभाविक रुचि होती है क्रिया करने में या खेलने में। तो वो उसको कहना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली खुद से ये क्रिया या खेल करता है। और आप देखते हो कि जब वो ये सारे कार्य कर रहा होता है तो पूरी तरह से मग्न हो जाता है उसमें, यानी उसकी पूरी ज्ञानेंद्रियाँ और कर्मेंद्रियाँ एक ही चीज़ पर फोकस होती हैं। तो इसका परिणाम ये होता है कि उसमें पूरा उसका मन लगता है, और जब पूरी उसकी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय एक कार्य में केंद्रित होंगी तो जाहिर सी बात है उस क्रिया को बहुत जल्दी सीख लेगा और इस तरह से सीखेगा कि उस क्रिया को कभी भूलेगा नहीं। तो यहाँ पर बात वही है, शिक्षा के बारे में भी है कि बालक जो कुछ भी सीखे वो स्वयं सीखे। मतलब ऐसा पर्यावरण हमें निर्माण करना चाहिए शिक्षण प्रक्रिया में जिसमें बालक खुद क्रियाएं करके सीखने का अवसर प्राप्त हो और बालक खुद प्रसन्नतापूर्वक खुद सीखे। और अगर आप ये देखो कि भाई शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया जो होती है वो दरअसल एक दूसरे पर आश्रित होती है। बिना अच्छे अधिगम के अच्छा शिक्षण नहीं माना जाएगा। भाई शिक्षण के कुछ उद्देश्य होते हैं कि मतलब कोई भी शिक्षक ये उद्देश्य निर्धारित करके आता है कि आज मैं फला टॉपिक पढ़ाऊंगा और छात्रों को इसमें ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्ष का विकास होगा। अगर ये लक्ष्य नहीं प्राप्त होते तो फिर शिक्षा के लक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए, नहीं प्राप्त हुए ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ये शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो अगर हम ये देखें कि मतलब हम प्रभावशाली शिक्षण विधियों को, उन्हीं शिक्षण विधियों को कहेंगे जिनके माध्यम से बालक जो कुछ भी ज्ञान अर्जित करता है उस ज्ञान का वो अपने फ्यूचर में आने वाली परिस्थितियों में सामना कर पाएगा। अब अगर आप ये देखो, जो रटने वाला ज्ञान होता है वो परीक्षाएं तो आपको पास करा सकता है, लेकिन उस ज्ञान का वो प्रयोग बालक अपने जीवन में नहीं कर पाता। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि शिक्षण प्रक्रिया विधि चाहे हम जो अपनाएं, बस ये है कि वो उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए कि जिससे शिक्षण के उद्देश्य प्राप्त हों। फिर इसके बाद जो दूसरा जो इन्होंने सिद्धांत दिया है वह है क्रिया या अनुभव द्वारा सीखने का सिद्धांत। तो जैसा कि आप लोगों ने पूर्व में भी पढ़ा है, मनोविज्ञान में भी पढ़ा है, बार बार मनोवैज्ञानिकों और शिक्षा शास्त्रियों ने इस बात पर बल दिया है
कि जिस ज्ञान को हम क्रिया या अनुभव द्वारा सीखते हैं वही ज्ञान हमारे जीवन में काम आता है। जिसको हम करके सीखते हैं या अनुभव द्वारा सीखते हैं वही ज्ञान वास्तविक होता है, क्योंकि वो ज्ञान हमारे मस्तिष्क में संचित होता है इस इमेज के रूप में, मानसिक चित्रों के रूप में। तो उस ज्ञान का जो अनुभव है वो बहुत लंबे समय तक हमारे दिमाग में रहता है और उस ज्ञान का हम प्रयोग आने वाले जीवन में कर पाते हैं। तो इन्होंने कहा कि शिक्षण विधियाँ ऐसी होनी चाहिए जो क्रिया और अनुभव आधारित हों, यानी वो शिक्षण विधियाँ रटने पर ना जोर देकर क्रियाओं पर और अनुभवों पर जोर देती हों। तो ऐसी शिक्षण विधियों का पर बल दिया है, यानी शिक्षण विधियाँ ऐसी हों जो क्रिया आधारित हों और अनुभव आधारित हों। फिर इसके बाद तीसरा जो प्रमुख इन्होंने सिद्धांत दिया है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन या एकीकरण का सिद्धांत। तो एकीकरण का सिद्धांत ये कहता है कि बालक को जितने भी विषय पढ़ाए जाएं वे संबंधित हों, अतः मतलब शिक्षण विधियां भी ऐसी हों जिससे विषयों को संबंधित किया जा सके। मतलब एकीकरण के सिद्धांत का पालन करने वाली शिक्षण विधियां हों। ये प्रमुख रूप से शिक्षण विधियों के ये कुछ सिद्धांत इन्होंने दिए हैं। अब इन सिद्धांतों के आधार पर प्रमुख रूप से 2 शिक्षण विधियों का आता है इसमें प्रयोजनवाद में, जिसमें सबसे पहला है प्रोजेक्ट मेथड या योजना पद्धति। तो योजना पद्धति के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो जॉन डीवी के शिष्य किलपैट्रिक माने जाते हैं, और इन्होंने जो प्रोजेक्ट मेथड दिया है इसके 5 पद बताए गए हैं, जिसमें पहला है प्रोजेक्ट का चयन, यानी इसके अंतर्गत सबसे पहले प्रोजेक्ट का चयन किया जाता है। फिर इसके बाद लक्ष्य निर्धारण किया जाता है, यानी कि हमें कहाँ पहुँचना है, वो लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, किन लक्ष्यों को प्राप्त करना है। फिर इसके बाद जाहिर सी बात है एक बार लक्ष्य का निर्धारण हो जाता है तो लक्ष्य ऐसे नहीं प्राप्त हो जाता, उसके लिए हमें योजना निर्माण करना पड़ता है। तो तीसरे नंबर पर जो चरण आता है वो योजना निर्माण का आता है। इसके अंतर्गत योजना बनाई जाती है। अब बात वही है कि योजना बनाने भर से काम नहीं चलता, उस योजना का क्रियान्वयन करना आवश्यक है। तो इसके लिए चौथे नंबर पर जो पद आता है वो है योजना का क्रियान्वयन, यानी एप्लीकेशन। फिर इसके बाद 5वां है मूल्यांकन। आप ये देखो किसी भी शिक्षण प्रक्रिया में अंतिम चरण मूल्यांकन होता है, क्योंकि मूल्यांकन के द्वारा ये पता चलता है कि हमने जो शिक्षा की प्लानिंग की थी और जो लक्ष्य निर्धारित किए थे, उसके जो हमने लक्ष्य निर्धारित किए थे वो लक्ष्य किस सीमा तक प्राप्त हुए और उनमें कितना भी सुधार की गुंजाइश है, ये हमें मूल्यांकन के माध्यम से पता चलता है। अगर किसी शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन ना हो तो हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि हमने जो लक्ष्य निर्धारित किए थे उन लक्ष्यों को हम प्राप्त कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये एक प्रमुख शिक्षण विधियाँ हैं, प्रमुख शिक्षण विधि है। इसके अंतर्गत शिक्षक सबसे पहले परिस्थितियों का निर्माण करता है जिसमें छात्र समस्या को पहचान ले, तत्पश्चात वह खुद मतलब इसमें क्रियाएं करके और अनुभव प्राप्त करता है और अनुभवों के आधार पर अपने खुद के नवीन मूल्यों का निर्माण करता है। इसके बाद जो अगली जो प्रमुख शिक्षण विधि है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड या समस्या समाधान विधि। इस विधि का प्रयोग डीवी ने किया है और वर्तमान समय में जो शोध प्रक्रिया में जो स्टेप्स फॉलो होते हैं वो दरअसल अगर देखा जाए तो यही स्टेप फॉलो होते हैं। तो ये प्रमुख शिक्षण विधि मानी जाती है, बहुत प्रभावशाली शिक्षण विधि है और बहुत मनोवैज्ञानिक विधि है। तो इसके अंतर्गत जो सबसे पहला जो चरण आता है, इसमें भी अगर देखा जाए तो 5 पद हैं और इसमें जो पहला पद आता है समस्या की अनुभूति। तो इसमें अगर आप देखो तो इसमें भी टीचर का रोल ऐसा हो जाता है कि वो ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करता है जिसमें छात्र खुद समस्या अनुभव करे, समस्या की अनुभूति। क्योंकि सबसे पहले कोई क्रिया होने के लिए ज़रूरी है कि हमें समस्या की अनुभूति हो। जब हमारे सामने कोई समस्या आएगी, समस्या का अनुभव करेंगे। वैसे भी रिसर्च में भी कहा जाता है कि प्रॉब्लम ऐसी चुननी चाहिए जो फेल्ट प्रॉब्लम हो, यानी जिसको हम अनुभव करें। क्योंकि हम जब अनुभूत समस्या का चुनाव करते हैं तो हम बाकी सारे आगे के स्टेप्स जो हैं वो बहुत अच्छे से फॉलो होते हैं। तो सबसे इसके अंतर्गत सबसे पहला जो स्टेप आता है वो है समस्या की अनुभूति। इसके बाद दूसरा है समस्या का विश्लेषण। जब एक बार हमें समस्या की अनुभूति हो जाती है तो अगला स्टेप जो होता है उसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि हम समस्या का विश्लेषण करते हैं कि ये समस्या अगर है तो इसके क्या क्या संभावित कारण हो सकते हैं, किन कारणों की वजह से ये समस्या उत्पन्न हुई।
देखिए, जब अगर कोई समस्या है तो उसका कोई ना कोई कारण है, और अगर कारण है तो उसका निवारण भी है। तो एक बार हमें समस्या की अनुभूति हो जाती है तो हम समस्या के कारणों का विश्लेषण करते हैं, जिसके अंतर्गत हम कुछ कारणों का चयन करते हैं। उसके आधार पर जो तीसरा स्टेप है वो है परिकल्पनाओं का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। तो अगर आप ये देखो, परिकल्पनाओं का निर्माण तीसरे नंबर पर आता है, यानी जो हमने समस्या के कारणों का चुना, मतलब कारण चुने, उसके आधार पर हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस क्या होती है? हाइपोथेसिस किसी समस्या का एक संभावित हल होता है, जो एक भविष्य कथन में के रूप में होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसके अंतर्गत हम हाइपोथेसिस बनाते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ये कारणों के आधार पर होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम चौथे नंबर पर होता है परिकल्पनाओं का परीक्षण, यानी जो हाइपोथेसिस हमने बनाई हैं उन परिकल्पनाओं का हम परीक्षण करते हैं, यानी हम उनको अप्लाई करते हैं। ठीक है, और लास्ट है मूल्यांकन। मूल्यांकन के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि हमने जो हाइपोथेसिस बनाई थी वो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुई या रिजेक्ट हुई, और उसके आधार पर हमने जो लक्ष्य निर्धारित किए थे या जो हमारी समस्या थी वो समस्या सॉल्व हुई या नहीं हुई। तो कुल मिला के ये भी एक प्रमुख शिक्षण विधि है, प्रयोजनवादियों की देन है ये बहुत बड़ी। ये दोनों आधुनिक शिक्षण पद्धतियाँ हैं, जिसमें पहला है योजना पद्धति और दूसरा है समस्या समाधान पद्धति। और ये दोनों शिक्षण पद्धतियों के माध्यम से अगर देखें तो सीखा हुआ ज्ञान बहुत स्थायी होता है, क्योंकि इसमें बालक ज़्यादा से ज़्यादा खुद करके सीखने के उसे अवसर प्राप्त होते हैं। वो खुद समस्या की अनुभूति करता है, खुद कारणों का विश्लेषण करता है, उन कारणों के विश्लेषण के आधार पर हाइपोथेसिस का निर्माण करता है, हाइपोथेसिस को अप्लाई करता है, और उसके आधार पर खुद निष्कर्ष निकालता है कि लक्ष्य यह प्राप्त हुई है या समस्या समाधान हुई या नहीं। तो आज हम लोगों ने प्रयोजनवादी शिक्षण विधियों का अध्ययन किया। आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को आसानी से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। कल एक नया टॉपिक शुरू करेंगे इसी के अंतर्गत। आज की कक्षा में इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।